हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने डीएमआरसी के इलेक्ट्रीशियन पेपर के बारे में 37 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में अपन नेक्स्ट आगे जो भी क्वेश्चन बच के उनके बारे में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप ढंग से समझ पाएँ। तो चलते हैं अपन वीडियो पर। तो आज का पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वर्ग खालिस्तान पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिनत किया जाए कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्कर के दौरान प्रवाहित हो। यानी कि मेरे पास कोई पावर एम्पलीफायर है, उसके अंदर जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, जैसे इस प्रकार है इनपुट, ये रहा मेरे पास कोई इनपुट, ठीक है। क्योंकि एम्पलीफायर के अंदर जो इनपुट दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा एसी सिग्नल ही होगा, यानी वेव चलेगी उसके अंदर। चाहे आपके पास वर्गाकार वेव हो, चाहे साइन वेव हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, पर होगी क्या, एसी। और जो जब मेरे पास वो एम्पलीफायर मुझे क्या देगा, आउटपुट। आउटपुट देगा कैसे, इसमें बताया, देखिए आउटपुट धारा इनपुट धारा के पूरे चक्कर, यानी ये पूरा चक्कर इसने कितने का काटा, 360 डिग्री का। और आउटपुट के अंदर भी मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री। ये मिल गया मुझे 360 डिग्री, यानी जो इनपुट है वैसे क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट। तो उस एम्पलीफायर को अपन क्या कहते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर, क्या कहते हैं, क्लास ए। और जो क्लास बी है मेरे पास, उसके अंदर केवल 180 डिग्री लिए काम करता है ये वाला। वो क्लास सी है, वो 180 से कम के लिए काम करता है। और जो क्लास ए बी है 180 से ज़्यादा करेगा, और 360 से कम पे काम कौन करेगा, क्लास ए बी एम्पलीफायर। और इनके अंदर जो दक्षता की बात आई, तो सबसे ज़्यादा दक्षता होती है सी एम्पलीफायर की। कितनी होती है, 78.5% फिक्स। कितनी होती है, 78.5। और ए की दक्षता होती है 25%, और बी की दक्षता होती है 50%, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास आज का पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाएगा। अपने घरों के अंदर, चाहे अपने पास मोबाइल हो या घर के अंदर कोई भी बैटरी हो, उस पर आपने लिखा हुआ देखा भी होगा एएच, एम्पियर हावर। तो वो क्या होता है, बैटरी की यूनिट होती है, किसकी, इफिशियंसी। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन, एम्पियर घंटे के अंदर। वाट घंटे के अंदर भी मापते हैं, पर सामान्यतः हमेशा जो ज़्यादा मापा जाएगा वो कौन है, एम्पियर हावर। और वाट के अंदर पावर मापते हैं, एम्पियर के अंदर करंट को मापते हैं, और वाट घंटे के अंदर ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पे खुला छोड़ दिया जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया शून्य भार, यानी नो लोड पे मोटर चल रही है, उस टाइम मैंने फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया, ओपन। तो क्या होगा, जब मैं फील्ड वाइंडिंग को ओपन करूँगा तो फील्ड, पहले देखो ये होती है शंट मोटर, पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास शंट मोटर, अगर अचानक कि मैं ये वाली वाइंडिंग क्या कर दूँ, यहाँ से चलते टाइम ओपन कर दूँ, भाई मोटर चल रही थी नो लोड के ऊपर, उस टाइम मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन। तो इधर जाने वाले करंट का मान क्या हो गया, जीरो। जब इधर कोई करंट नहीं जा रही तो इसका मतलब अचानक इस वाइंडिंग का फ्लक्स का मान क्या हुआ, घटा। जब फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स की विलोमानुपात कौन होती है, गति। तो गति का मान अचानक ही बढ़ जाएगा, यानी गति का मान तीव्रता से बढ़ेगा। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये मोटर लोड पे चल रही होती तो क्या होता, तब मोटर क्या हो जाती, तुरंत बंद हो जाती, शोर करेगी नहीं, जलेगी नहीं। इसकी जलेगी वो भी कब जलेगी, लास्ट के अंदर, जब मोटर तेज़ गति से चलेगी उस समय उसमें केवल आर्मेचर रहेगा। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सप्लाई। उस समय केवल आर्मेचर काम करेगा, थोड़ी देर तेज़ गति पे चलेगी, उसके बाद में आर्मेचर क्या है, आर्मेचर होता है पूरा बहुत ही कम प्रतिरोध का, यानी 1 ओम या 1 ओम से कम का होता है। इसकी वजह से ये आर्मेचर शॉर्ट सर्किट परिपथ की भांति काम करेगा। इसके अंदर करंट का मान क्या रहेगा, ज़्यादा, और आर्मेचर के अंदर क्या बनेगी, उष्मा, और आर्मेचर जल के क्या हो जाएगा, नष्ट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल मोटर को खालिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर एक इस प्रकार की मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। एकमात्र मोटर है जिसको अपन एसी और डीसी दोनों सप्लाई देने पर भी ये समान ही काम करेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसके अंदर। और यूनि डीसी के अंदर तो थी मेरे पास सीरीज मोटर, कौन सी मोटर, सीरीज वाली मोटर। पर एसी के अंदर मेरे पास कोई ऐसी मोटर थी नहीं, तो मैंने एक नई मोटर निर्माण किया सीरीज मोटर के अंदर थोड़ा सा चेंज करके। उस मोटर का नाम क्या
दिया मैंने यूनिवर्सल मोटर। और ये मोटर होती है किसकी, एसी की, इसका नाम है एसी सीरीज मोटर। ठीक है, शंट मोटर डीसी की होती है, डीसी कंपाउंड मोटर डीसी की होती है, और संधारित्र स्टार्ट मोटर एसी की होती है। इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है और साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, SCR एक खाली स्थान स्विच है। तो SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी ये एक प्रकार का होता है, क्या है, रेक्टिफायर यानी डायोड होता है एक प्रकार का। पर ये डायोड थोड़ा स्पेशल है, वो वाले डायोड जो थे अपने पास, यानी कि PN डायोड। ये PN सामान्य PN डायोड की तरह नहीं होता। सामान्य PN डायोड में दो ही लेयर होती हैं, एक P की लेयर और एक है N की लेयर। पर इसके अंदर लेयर कितनी होती हैं, 4 क्रमागत रूप से। ये P आया, यहाँ पे फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर N आएगा। और टर्मिनल निकलेंगे 3, कितने निकलेंगे, 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट, 3 टर्मिनल होती हैं। पर ये इसके अंदर एनोड भी है, कैथोड भी है। इसका मतलब यहाँ से तुम लोग प्लस दोगे और यहाँ पे क्या दोगे, माइनस, तब ही ये वाला डायोड काम करेगा। और गेट पे क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई, वो बाद की बात है। पर एनोड पे क्या देना पड़ेगा, प्लस, कैथोड पे क्या देना पड़ेगा, माइनस। अगर तुम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया तो ये काम नहीं करता, यानी एक ही दिशा में ये काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक दिशा युक्ति। ये घूमता नहीं है, यांत्रिक बोल नहीं सकते, दोनों दिशाओं में काम करेगा नहीं। और विद्युत चुंबकीय पर भी ये काम है नहीं करता। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, लैंप होल्डर में छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। अगर छोटे छोटे कोई उपकरण है मेरे पास, यहाँ पे कोई उपकरण है मेरे पास, मान लीजिए कोई मशीन, मान लेता हूँ ऐसे कोई छोटी मशीन है मेरे पास बहुत कम HP की, या कोई प्रेस है मेरे पास, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या लेके जानी है, सप्लाई। तो यहाँ पे कोई लैंप होल्डर है, ठीक है। तो इस लैंप होल्डर में आपने देखा होगा ऊपर दो पुराने वाले लैंप होल्डर में इस पर पिन आती थी, दो साइड में, दो इधर वाले साइड में। उनमें से अपन क्या लेते थे, सप्लाई लेते थे, ठीक है। इनको बोलते क्या है, ये जो पिनें थी इनको बोलते सॉकेट। एक बार ये क्या होते हैं, सॉकेट होती हैं, लैंप के साथ ही आती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक तार लेकर आऊँगा और आगे क्या लगाऊंगा, एक इस प्रकार की पिन लगाऊंगा, उस पिन को इसके अंदर लगाऊंगा, इस पिन को इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो इस युक्ति का नाम क्या है, अडेप्टर। क्या नाम है, अडेप्टर, ठीक है। और ये इस लैंप का नाम है वो क्या है, अडेप्टर लैंप होल्डर, समझ गए होंगे। तो ये होता है मेरे पास अडेप्टर लैंप होल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या रहते हैं, बराबर, सामान्य अवस्था में, ना कि जब अपन लेन देन उसको काम में ले रहे हैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य अवस्था का मतलब होता है उसको हिलाना नहीं है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी लकड़ी पड़ी है, या मेरे पास ये चालक तार पड़ा है यहाँ पर, इस चालक तार में सामान्य पड़ा है ना, मैं इसको कोई काम में ले रहा, तो इसके अंदर देखूंगा ना, तब क्या रहेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अगर इसके अंदर से मैंने क्या कर दी, करंट प्रवाहित कर दी, तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं उसके बाद में। पर जब वो तार वापस अपने अवस्था के अंदर आएगा, यानी कि उसको काम में नहीं लूँगा वापस से, तब वापस क्या हो जाएगा, ये वाला मामला हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर। तो जब 39 क्या है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 39 ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं। ये बात केवल अल्टरनेटर की नहीं है, ऐसी मशीनों में जिन जिन चीज़ों को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे लो हानियाँ होती हैं। और लो हानियाँ दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है भंवर धारा, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। अगर मैं उनको लेमिनेटेड करूँगा तो उससे क्या, कौन सी हानि कम होती है, भंवर धारा हानि कम में हो जाती है। और इनके अंदर साथ में मैं क्या मिला देता हूँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन की 2 से 5%, 2 से 4% मिला देता हूँ, या अधिकतम अपन कितना मिला सकते हैं, 5%। क्यों मिलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हिस्टैरिसीस हानि को क्या कर देता है, वो कम कर देता है, ठीक है। तो लेमिनेटेड करने का रीज़न क्या है, भंवर धारा को कम करना। अगर यहाँ पे आता है सिलिकॉन मिलाने का, तो क्या आता है मेरे पास, शिथिल्य हानि को कम करने का, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मोटर कौन सी तुल्यकालिक? वो तुल्यकालिक मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसको अपने को एसी और डीसी दोनों एक साथ देनी पड़ती हैं। एक होती है मेरे पास यूनिवर्सल मोटर, या तो उसको एसी दो या डीसी दो, दोनों में एक ही देनी पड़ेगी, दोनों एक साथ नहीं दे सकती। पर वो चलती कैसे है? एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकती है। पर तुल्यकालिक मोटर को एसी और डीसी दोनों एक साथ देनी पड़ेगी, दोनों में अंतर इतना ही है। जब दोनों साथ दूंगा तो ये मोटर ऑटोमेटिक चलने वाली नहीं है, इसलिए इस मोटर को ऑटोमेटिक चलाने के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ? अवमंदक कुंडली का, अवमंदक वाइंडिंग का। तो चलाने के लिए करते हैं तो उत्तर क्या है मेरे पास? तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? अवमंदक कुंडली का। फील्ड वाइंडिंग में एम्पीयर टर्न बढ़ाने के लिए नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एम्पीयर टर्न क्यों बढ़ाएंगे अपन? क्योंकि ये वाली मोटर पावर फैक्टर सुधारने का काम आती है, पीएफ सुधारती है मोटर। और एकमात्र मोटर जो लीडिंग लेगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे एक साथ काम में कर सकती है। तुल्यकालिक मोटर की दक्षता में वृद्धि करने के लिए तो ये वाली मोटर अधिकतम दक्षता पर काम करती है हमेशा, तो दक्षता में वृद्धि करने अवमंदक कुंडली काम में नहीं करेगी। यानी ये मोटर चल नहीं पाती ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक चलाने के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ? अवमंदक कुंडली का। कभी कभी अपने इसके अलावा पोनी मोटर का भी यूज कर सकते हैं। और पोनी मोटर ऐसी मोटर होती है जो इस तुल्यकालिक मोटर में अगर 4 पोल हैं तो इसमें कम ही होंगे पोल, 2 पोल ही रखूँगा मैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित हानियां हैं? ठीक है, तो परिवर्तित का हानियां वो हानियां होती हैं या तो वो करंट पे डिपेंड करती हो या वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती हो, करनी चाहिए तभी वो क्या होती है? परिवर्तित हानियां, जो करंट के साथ बदलती रहती हूँ बार बार। क्योंकि करंट ही एक ऐसी चीज़ है जो लोड बढ़ाने या घटाने पर बदलेगी ज़्यादा। अब करंट अगर बदलती है इसका मतलब हानि बदल जानी चाहिए। वो कौन सी हानि होगी? परिवर्तित हानियाँ। तो कोर हानि करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये आवृत्ति पे इन पे डिपेंड करती है। तो आवृत्ति बार बार चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे मान लीजिए मेरा अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज सप्लाई मुझे दे रहा है, तो 50 ही हर्ट्ज लूँगा मैं उससे, ना कभी 60 करता हूँ ना 70 करता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे लोड है 50 वाला, तो मुझे 50 ही लेनी पड़ेगी। तो बार बार आवृत्ति चेंज नहीं तो कोर हानियाँ भी बार बार चेंज नहीं। ये भी लो हानि होती है। और भंवरधारा भी क्या होती है? लो हानियाँ, ये भी चेंज नहीं होती, ये फिक्स होती है हमेशा। पर बची कौन सी? आर्मेचर या ताम्र हानियाँ, तो ये हमेशा करंट पे डिपेंड करती हैं। अगर करंट बढ़ गई तो आर्मेचर ताम्र हानियाँ बढ़ जाएंगी, अगर करंट घट गई तो घट जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? I²R। ये क्या करती है? करंट पे डिपेंड करती हैं। उत्तर क्या है इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 750 वाट 250 वोल्टेज के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ऊर्जा की खपत होती है उसको बताइए। अब देखो, ऊर्जा खपत निकालने फॉर्मूला क्या है? जो आपको वाटेज दी गई है, टोटल वाटेज, टोटल है ये, इनटू घंटा, यानी कितने घंटे लिए उसका यूज कर रहे हो, डिवाइड बाई 1000, ये फॉर्मूला रहता है। तो वाटेज कितनी है इसकी? 750, तो 750 इंटू कितने घंटे लिए यूज हो रहा है? 90 मिनट। 90 मिनट में यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 90 मिनट में कितना हो गया? 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटे के लिए यूज हो रहा है, डिवाइड बाई 1000। पॉइंट हटाऊँ कितने लग जाए? 0। 15 को 750 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा मेरे पास? 11250। ठीक है, तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा? 1.125। उत्तर क्या आएगा इसका? 1.125 किलो वाट हावर, इतनी ऊर्जा खपत है वो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसको बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है? तो अर्थिंग करने का रीजन तो सभी को पता है, बिना ऑप्शन देखिए ऐसी चीज़ें आप लगा भी सकते हो। अर्थिंग का रीजन होता है अपने पास जो लीकेज धारा हो रही है कोई बॉडी के अंदर उसको ख़त्म करना। अब लीकेज धारा होगी तो अपने झटका भी लग सकता है, यानी मेन रीजन है इसका झटके से बचाना। उत्तर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन, बिजली के झटके के खतरे से बचाना। ओवरलोडिंग से ये नहीं बचाता, वोल्टेज में अगर कमियां वृद्धि होती है तो भी ये नहीं बचाएगा, अगर चालकों के उच्च ताप से भी ये कभी नहीं बचा सकता। ये तीनों चीज़ें ये कर ही नहीं सकता। बचा कौन सा? झटके से बचाना। यानी कि अगर मान लीजिए लीकेज करंट हो रही है, पहली बात तो लीकेज करंट का मान अधिकतम कितना होता है? 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लीकेज करंट
अगर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे अपन ELCB और एक इससे बड़ी आती है मेरे पास RCCB, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका? बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली स्थान वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ये मान लीजिए मेरे पास कोई खांचे हैं इस प्रकार, ये कोई खांचे, इस खा इस खांचे में एक ही कुंडली है, ये मेरे पास कितनी आई? एक कुंडली। अब यहाँ पे दूसरी कुंडली यहाँ पे डाल दूंगा, तो प्रत्येक खांचे में एक कुंडली का एक ही साइड आ रहा है, दोनों साइड नहीं आ रही। अब दोनों साइड कैसे आ सकते हैं? ये मान लीजिए एक, यानी मैंने यहाँ से कोई कुंडली इस प्रकार डाली, इसके अंदर भी इस प्रकार डाली, तो एक साइड तो ये वाला आ गया, एक साइड ये वाला आ गया। इसके अंदर दो साइड आई हैं और ऊपर वाली के अंदर केवल एक ही साइड आ रही है। देखो एक ही साइड आ रही, आगे वाली की आ ही नहीं रही, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर। यानी एक साइड है तो सिंगल लेयर, दो साइड एक खांचे के अंदर आ जाए डबल लेयर, तीन आ जाए ट्रिपल लेयर, चार आ जाए तो 4 लेयर हो जाएगी। ठीक है, और ये तो समझ गए, ये बता दिए, ये बता दिए भाई सिंगल लेयर एक, इसके अंदर क्या बोल रहा है? एक ही कुंडली की साइड आती है, उसको क्या कहते हैं? अपन सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। उत्तर क्या है इसका? 4 नंबर। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अब सेकेंडरी कुंडली की बात बताता हूँ। देखो मान लीजिए मेरे पास कोई खांचा है, उसके अंदर मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ, इस प्रकार कर दी, इसके दो तार बाहर आ गए। ठीक है, और एक खांचा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें इस प्रकार कर दी, इसके दो तार ये निकाल दी। अगर यहाँ पे खांचा और होता तो उसके अंदर भी मैं वाइंडिंग इस प्रकार कर सकता था, दो तार इसके बाहर निकाल दिए। तो इनका केंद्र तो अभी भी एक ही बना हुआ है, इसका भी यही केंद्र है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कुंडली, कॉन्सेंट्रिक। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा अपने पास? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता, तो अपने पास ऐसा स्टार्टर एक ही होता है, नाम है उसका डियोल। पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये स्टार्टर केवल और केवल ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कर सकता है, पर करंट से सुरक्षा नहीं कर सकता। यानी इसके अंदर मान लीजिए शुरुआती जो वोल्टेज या करंट होती है उसको कम और ज़्यादा नहीं कर सकता ये। ठीक है, ये डायरेक्ट मोटर को चला देता है, पर कभी कभी मोटर चल रही है तो उस पर लोड बढ़ जाए या शॉर्ट हो जाए, तब ये थोड़ा बहुत इसके अंदर सुरक्षा युक्तियाँ लगी होती हैं, OLC और चुंबकीय रिले वगैरह लगा सकते हैं अपन, पर ये शुरुआती वोल्टेज को या करंट को कम नहीं करता। ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर, तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर, वही बात है सेम। स्टार डेल्टा तो वैसे भी कम कर देगा, क्योंकि पहले स्टार में चलाएगा तो √3 गुना क्या हो जाएगी? वोल्टेज कम हो जाएगी। बाद में डेल्टा में चलाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? VL के बराबर VP हो जाएगा। तो ये भी कम कर देता है, अपन डी और स्टार्टर कम नहीं करता। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दिखाता है? तो बात किसी निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता है, तो निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है मेरे पास 4π×10⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो इसका ये इसने क्या माना है? गलत है माना है। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। ये निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है मेरे पास? 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होती है। ये इसकी क्या है? फिक्स वैल्यू। ठीक है, और 4π इसको काटो 12.54 आ जाएगा, 12.54 लगभग इतना ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है? अगर प्रत्यावर्तक की बात आई या प्रेरणामित्र की बात आई, दोनों की सेम ही बात है। ठीक है, उनकी रेटिंग क्या होती है मेरे पास? KVA होती है। क्या होती है? KVA, क्योंकि यहाँ पे होता है मेरे पास cos फाई, ये बार बार बदलता रहता है, इसलिए इनकी रेटिंग को किस में लिया जाएगा? KVA के अंदर। और वोल्ट होती है वोल्टेज की, KVR होती है अपने पास जो कैपेसिटर होते हैं उनकी, KW होती है अपने पास मोटरों की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नियॉन टेस्टर को इसके खाली स्थान वोल्टेज के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी मेरे पास कोई नियॉन टेस्टर है, उसको किस प्रकार अपन बताएंगे कि भाई ये इतने इतने साइज का है, तो साइज की लंबाई देख के नहीं मापा जाता उसको,
उसको मापा जाता है वो कितनी वोल्टेज पे काम कर सकता है। और सामान्य जो नियॉन टेस्ट आता है वो आता है 500 वोल्टेज का। कितने का आता है? 500 का। तो इसकी कार्यकारी वोल्टेज को देखकर अपने उसको बता सकते हैं कि ये नियॉन टेस्ट इस साइज का है। उसमें लंबाई को देखे साइज नहीं बताया जाएगा। उत्तर क्या है इसका? ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये अपने पास किरचॉफ का नियम बोलता है। कौन बोलता है? किरचॉफ का नियम। वो किरचॉफ के नियम है दो। ये पहला जो नियम है वो तो है करंट का। दूसरी वाला नियम क्या? वोल्टेज का। पहला नियम ये बोलता है आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों का योग तो होगा बराबर। अगर 5 एम्पियर आई है तो 5 एम्पियर ही जाएगी। यानी किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है? अगर 5 एम्पियर मेरे पास करंट आ रही है तो 5 एम्पियर ही वापस जाएगी। तो इन करंट का दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। या इनका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य। अब बीजगणितीय योग और मान में अंतर होता है। देखो कैसे बीजगणितीय योग होता है कि जो करंट आ रही है ना उसको प्लस लिखो, जा रही है उसको क्या लिखो? माइनस। जैसे 5 एम्पियर क्या हो रही है? आ रही है। तो बीजगणितीय योग होता है सिग्मा आई बराबर आ कितनी रही है? +5 आ रही तो इसको क्या लिख दूँ? +5। जा कितनी रही है? 5, इसको क्या लिख दूँ? -5। तो +5 -5 कितना हो गया? 0। तो बीजगणितीय योग कितना हो गया? 0। इस प्रकार बीजगणितीय योग अपने निकाल सकते हैं। तो ये था पहला नियम, करंट का नियम। और जो दूसरा नियम है वो किसका है? वोल्टेज का नियम। उत्तर क्या है इसका? बी ऑप्शन। दूसरा नियम बोलता क्या है कि मान लीजिए मैं 5 वोल्टेज दे रहा हूँ तो यहाँ पे अगर 1 लैंप, 2 लैंप, 3 लैंप, 4 लैंप, कितने भी लैंप लगे होंगे तो ये टोटल खाएंगे कितनी? 5 वोल्टेज ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खा सकते। जब मैं 5 दे रहा हूँ, अगर मैं 6 देता तो कितनी खाते? ये 6 वोल्टेज खा लेते। यानी खपत कितनी करते? 6 वोल्टेज की। तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो नहीं दोबारा खपत की गई वोल्टेज के बराबर होगी। मैं 6 दे रहा हूँ, 6 खाएंगे। तो 6 बराबर क्या हो गया? 6। अगर मैं इनका क्या निकालना चाहूँ? बीजगणितीय योग। तो जो अपन मैं सप्लाई दे रहा हूँ वो प्लस में लिखो, जो खपत हो रही है जगह जगह पर, इसने 1 वोल्टेज खाई, इसने 1 खाई, इसने 1 खाई, इसने कितने खा ली? 3 वोल्टेज। तो उनको क्या लिखो? माइनस। तो खा इसने कितने खाई? -1, इसने -1, इसने -1, इसने -3। ये क्या हो गया? इनका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? 0। ये तो बात बोलता है ये। उत्तर क्या है इसका? बी ऑप्शन। लेंज का नियम कहता है कि जो चीज़ जिसके कारण पैदा हुई है उसी का विरोध करेगी। ओम का नियम बोलता है मेरे पास कि अगर कोई परिपथ है मेरे पास, उस परिपथ में अगर वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो करंट का मान बढ़ेगा, अगर करंट को बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ेगा। जूल का नियम क्या बोलता है कि किसी परिपथ में अब मैं करंट प्रवाहित करता हूँ तो उस परिपथ में ऊष्मा का मान पैदा होगा। पैदा होने वाली ऊष्मा I² RT के बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव लागू होता है? तो मरकरी वेपर लैंप में मरकरी भरी होती है, इसीलिए यहाँ पे गैस का आयनीकरण प्रभाव देखने को मिलता है अपने को। उत्तर क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन। अब इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है अपने पास ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब। उसके अंदर भी क्या भरी होती है? मरकरी। वो भी गैस के आयनीकरण प्रभाव पर आधारित होती है। तापन प्रभाव पे अपने 100 वाट के लैंप वगैरह देखे होंगे अपने घरों में, वो तापन प्रभाव पर आधारित होती हैं। हीटर भी तापन प्रभाव के ऊपर आधारित होता है। रासायनिक प्रभाव के ऊपर बैटरियाँ आधारित होती हैं। चुंबकीय प्रभाव पे कोई भी कॉइल या मोटरें आधारित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? तो सेपरेटर जो अपने पास होता है लेड एसिड बैटरी, मान लीजिए ये क्या है मेरे पास? एनोड, और ये मेरे पास क्या है? कोई कैथोड। ठीक है, इनके बीच में इन दोनों प्लेटों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे बीच में क्या लगाए जाते हैं? सेपरेटर। ताकि अगर मान लीजिए इस सेपरेटर को मैंने इस प्रकार बनाया कि इन दोनों प्लेटों को क्या कर दे? पूरा ही अलग कर दे। यानी इसके अंदर जो घोल भरा गया है, इसके अंदर घोल भरा गया है यानी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट या एनोड या कैथोड प्लेटों के बीच में कोई संपर्क नहीं छोड़े तो ये कभी भी बैटरी किसी लैंप को नहीं जला सकती। ये वही बात सेम होगी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बैटरी है मेरे पास, यहाँ पे कोई दूसरी बैटरी है, इसका मैंने प्लस तार ले लिया, इसका मैंने माइनस वाला तार ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? लैंप। तो कभी भी लैंप काम में नहीं करेगा। यानी करंट का क्या होना चाहिए? पूरा रास्ता पूरा होना चाहिए, तभी काम हो सकता है परिपथ के अंदर। तो ये सेपरेट इस प्रकार बनाया जाता है कि इनके बीच में क्या छोड़े जाते हैं? छिद्र, ताकि यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होने वाले आयन प्रवाहित एक दूसरे का क्या कर दें? रास्ता पूरा कर दें। यानी आयन होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन,
वो अपना रास्ता पूरा कर लें। तो किस प्रकार बनाए जाते हैं ये छिद्रयुक्त, ताकि आयन क्या कर लें, अपना रास्ता पूरा कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एल बोलते हैं अपने इंडक्टर को, सी बोलते हैं कैपेसिटर को। यानी वहाँ पे कैपेसिटर भी होना चाहिए और अपने पास वहाँ पे इंडक्टर भी होना चाहिए। तो अगर इंडक्टर की बात आ जाए ना कहीं पर भी, तो बिना सोचे समझे आप ये सोचा करो ये ज़्यादा आवृत्तियों पे काम करेगा। ज़्यादा आवृत्तियाँ होंगी तभी एक इंडक्टर काम कर सकता है। ठीक है, तो रेडियो आवृत्ति के अंदर ज़्यादा आवृत्तियाँ होती हैं तो काम करेगा, उच्च आवृत्तियों पे काम तो करे ही करेगा, निम्न आवृत्तियों पे काम नहीं करेगा और ज़्यादा आवृत्तियों पे काम में करेगा। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। क्योंकि ज़्यादा आवृत्तियों कम आवृत्तियों लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इंडक्टर हमेशा और हमेशा ज़्यादा आवृत्तियों पे काम में करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। गैर हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं जो अपने पास नमी होती है ना, नमी के प्रवाहित हो जाए। गैर बोल दिया, गैर का मतलब होता है नमी से प्रभावित नहीं हो। इस मतलब क्या हो गया इस शब्द का, कि ऐसा पदार्थ जो किसका प्रभाव नहीं पड़े, नमी का प्रभाव नहीं पड़े, उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, गैर हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ। तो ये पदार्थ इस प्रकार होते हैं नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, नमी को अवशोषित नहीं करता। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। जो ज्वलनशील नहीं होता उसको बोलते हैं अपन अज्वलनशील। विद्युत रोधन प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, अचालक होते हैं, ना कि गैर हाइग्रोस्कोपिक। अम्ल और क्षार से प्रभावित नहीं होते तो ऐसे पदार्थ को अपन गैर हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं बोलते। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। यानी ऐसे पदार्थ जो नमी से प्रभावित नहीं होते उनको अपन क्या कहते हैं, गैर हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वीएफडी का पूरा नाम है। तो वीएफडी एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी मोटरों में गति कंट्रोल करने के काम में आती है। इसका पूरा नाम क्या, तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ये एसी मोटरों में गति कंट्रोल करने का काम आता है, क्योंकि एसी मोटरों में गति कंट्रोल और कोई तरीका तो है नहीं। आवृत्ति से कर सकते हो और आवृत्ति अपने बार बार बदल नहीं सकते अपने पास से, तो अपन क्या लगाते हैं, वीएफडी लगा देते हैं वहाँ पर। ये क्या कर देता है, आवृत्तियों को कंट्रोल कर देता है। इसके अंदर आईजीबीटी इनका प्रयोग करते हैं अपन, आईजीबीटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान स्थैतिक प्रेरित विद्युत बल का एक एग्जाम्पल है। स्थैतिक बोलते हैं स्थिर रहे, यानी एक ऐसी युक्ति जो स्थिर रहकर वहाँ पे विद्युत बल क्या कर दे, पैदा कर दे, उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर। ये घूमता नहीं है, ये बिना घूमे स्थिर पड़ा हुआ काम करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, यानी एमएमएफ, चुंबकीय वाहक बल वहाँ पे काम करेगा और फ्लक्स घूमेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या पैदा होता है, ईएमएफ। इसीलिए इस युक्ति को क्या कहते हैं, स्टैटिक युक्ति कहते हैं। मोटर घूमती है, जनरेटर भी घूमता है, प्रत्यावर्तक भी घूमता है। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है। तो सिंगल फेज में V इंटू आई इंटू कोस थीटा रहता है। अगर थ्री फेज की बात है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं अपन, √3 लगा देते हैं। और ठीक है, तो इसका सिंगल फेज क्या आएगा, V इंटू आई इंटू कोस थीटा। अगर डीसी की बात है तो अपन क्या करते हैं, सीधा V इंटू आई, क्योंकि वहाँ पे कोस थीटा का मान कितना होता है इकाई। ठीक है, और V इंटू आई इंटू साइन थीटा होता है अपने पास, जो प्रतिघाती शक्ति होती है उसका, प्रतिघाती शक्ति जो कैपेसिटर या इंडक्टर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या बताते हैं। तो ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन, यानी कि उसको वायु में लेके जाओ, उसकी नसें चेक करो, उसको वायु देने की चेष्टा करो ताकि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। फर्स्ट एड के अंदर अपन या प्राथमिक चिकित्सा के लिए सबसे पहले ये काम करने चाहिए अपने को। उत्तर क्या इसका, डी ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी नाम पूछ लेता है या किसी नाम का मतलब भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन याद रखें। एयरवे बोलते हैं वायु मार्ग। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब श्वसन, सर्कुलेशन का मतलब जो सांस लेना और छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चले लोहे प्रकार के एमीटर, क्या है यहाँ पे एमीटर में कुंडली होती है, तो एमीटर में प्रतिरोध मान रखते हैं कम। अब प्रतिरोध मान कम कैसे होगा, जब तार होगा मोटा, तार मोटा होना चाहिए, पता तार यूज नहीं कर सकते, मोटा तार कर सकते हैं, पता तार यूज नहीं कर सकते, तो मोटा तार यहाँ पर भी आ गया। अब आर कम रखने के लिए तार की लंबाई को भी क्या करते हैं अपने कम, तो फेरों की संख्या कम होनी चाहिए, उत्तर क्या है इसका डी ऑप्शन। इसमें फेरों की संख्या क्या ज़्यादा, तो आर का मान बढ़ जाता है इसमें, इसका प्रयोग भी अपने नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्या है, एक अत्यधिक उच्च वोल्टेज केबल, हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है, तो 1 केवी होती है, वो होती है लो वोल्टेज, और 11 केवी होती है, यानी 11 से 33 केवी, वो होती है मेरे पास हाई वोल्टेज, और 33 केवी से 66 केवी होती है अपने पास वेरी हाई, और 66 केवी से 132 केवी होती है अपने पास सुपर। ठीक है, और इसके बाद में 132 ऊपर आएगी, वो आई सुपर टेंशन, सुपर टेंशन हाई वोल्टेज। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, क्या पूछा इसने, वेरी हाई, तो वेरी हाई कितनी होती है, 33 से 66 केवी, उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ISO का पूरा नाम क्या होता है, तो ISO, आई का मतलब यहाँ पे इंडियन नहीं होता, यहाँ पे होता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल वाला ढूंढ लो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तीनों ही कट गए, बचा क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आई देखकर यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इंडियन मान लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं इसको, तो आई का मतलब यहाँ पे इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था होती है ये, और ISI होती है इंडिया की। ठीक है, और BIS होती है, ये बड़ी संस्था है, इसके नीचे काम करती है ISI। ठीक है, और ISO के नीचे काम करता है अपने पास BIS, ये पूरे विश्व में एक ही संस्था है ISO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, यानी तापमान में वृद्धि हो तो आर के मान में क्या हो जाए, वृद्धि, उसको अपन कहते हैं सेंसिटार, क्या कहते हैं, सेंसिटार। और वेरिस्टर होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, थर्मिस्टर भी किस पे डिपेंड करता है, तापमान के ऊपर। LDR करता है अपने पास लाइट के ऊपर, यानी अगर लाइट बढ़ गई तो प्रतिरोध मान घट जाएगा। थर्मिस्टर कहता है अगर तापमान बढ़ गया प्रतिरोध मान घटेगा, अगर वोल्टेज बढ़ी तो प्रतिरोध मान बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, वेरिस्टर। और तापमान में वृद्धि के साथ अगर प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं अपने, सेंसिटार, क्या कहते हैं, सेंसिटार। ठीक है, ये 4 प्रकार के प्रतिरोध के प्रकार होते हैं, चारों चारों क्या है, प्रतिरोध के प्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण टेप यानी फ्रिक्शन टेप इनमें से किसकी बनी होती है, तो फ्रिक्शन टेप इस प्रकार की होती है, ये प्लास्टिक की नहीं बनी होती, यानी जैसे अपने पास PVC की टेप आती है, कई बार ब्लैक देखी होगी आपने, तो वो वाली टेप ये नहीं है, ये बनाते हैं पर कपड़े से, कपड़े का इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये इतनी बढ़िया होती है, ये जल्दी से टूटती नहीं है, खराब भी जल्दी नहीं होती। ठीक है, तो क्या होती है, ये असंजक युक्त संसिक्त सूती कपड़े की टेप होती है ये, उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन। यानी एक कपड़ा होता है, उस कपड़े से क्या बनाई जाती है, क्या टिश्यू टेप पे बनाई जाती है, ये ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। PVC टेप वो वाली होती है ब्लैक वाली, आपने देखा भी होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वार्निश कैम्ब्रिक टेप। एक वार्निश कैम्ब्रिक टेप भी आती है जिसके अंदर वार्निश डाल के बनाया जाता है उसको, और इससे मजबूत नहीं होती ये वाली, इससे मजबूत ये वाली होती है, ए वाली, इससे थोड़ी कमज़ोर होती है ये वाली, इससे कमज़ोर होती है PVC वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए शॉर्ट परिवर्तन प्रतिरोध मान क्या होता है, शॉर्ट के अंदर करंट का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा, प्रतिरोध मान 0, उत्तर क्या आएगा, 0। और ओपन के अंदर अनंत हो जाता है, ओपन के अंदर क्या होगा, अनंत, और शॉर्ट के अंदर 0। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 15 ओम, 20 ओम और 35 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अगर ये तीनों प्रतिरोध सीरीज के अंदर हैं तो सीरीज के अंदर RT बराबर क्या होता है, R1 + R2 इस प्रकार होता है, R1 + R2 + R3 इस प्रकार। तो तीनों जोड़ दो, तीनों जोड़ो कितना आएगा, 17 ओम। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजेटी बोलते हैं बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं, EBC, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस वो कलेक्टर, उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। तो निकल नहीं होता लेड एसिड में, कैडमियम ऑक्साइड भी नहीं होता, ये कैडमियम सेल में होता है, निकल आयरन सेल में होता है। सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता, सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर होता है सिल्वर नाइट्रेट। स्पंजी लेड होता है, उत्तर क्या है इसका स्पंजी लेड। लेड का प्रकार है और स्पंजी प्रकार का हो जाता है तो वो क्या होती है इसकी सक्रिय सामग्री यानी एक्टिव पदार्थ होता है इसका। ठीक है, उत्तर क्या है इसका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धारा की इकाई है। तो धारा की इकाई सभी को पता है एम्पीयर होती है। उत्तर क्या है इसका डी ऑप्शन। किलोवाट घंटा ऊर्जा की है, वोल्ट वोल्टेज की है, ओम प्रतिरोध की है, आर की। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस में जिनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो जिनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो 5 वोल्टेज या 5 वोल्टेज से कम पे काम करता है और ये वोल्टेज को स्थिर रखने का प्रयास करता है, बढ़ने नहीं देता। अगर गलती से वोल्टेज बढ़ जाती है तो आगे वाला उपकरण की सुरक्षा के लिए ये परिपथ को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, आगे से खुद ही शॉर्ट हो जाता है ये प्रकार से। तो सारी करंट जिन डायोड से होती हुई कहाँ पे चली जाएगी, परिपथ के अंदर। और सबसे ज़्यादा डोपिंग इसी की होती है, रिवर्स के अंदर जुड़ेगा और समानांतर में भी एक जुड़ता है, एकमात्र डायोड ऐसा है ये। इतने भी याद रखें। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम में करता है। ठीक है, एम्पलीफायर की तरह बीजेटी काम करेगा ट्रांजिस्टर, और रेक्टिफायर की तरह सामान्य डायोड काम करेगा। फिल्टर के लिए एल और सी काम करते हैं यानी इंडक्टर और कैपेसिटर। उत्तर क्या है इसका बी ऑप्शन। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, संधारित्र रन मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में प्रतिरोध परिवर्तित मोटरों की तुलना में खालिस्तान टॉर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने जब कैपेसिटर लगा दिए, कितने कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर, इसके अंदर कोई कैपेसिटर भी नहीं है, इसके अंदर 2 वाइंडिंग है केवल, स्टार्टिंग और रनिंग। इसके अंदर वाइंडिंग के साथ मैंने क्या लगाया, डबल कैपेसिटर। जब डबल कैपेसिटर लगेंगे तो वहाँ पे कोस फाई में क्या होगी, वृद्धि। तो कोस फाई में वृद्धि होगी तो टी समानुपाती क्या होता है, कोस फाई। तो कोस फाई में वृद्धि तो टॉर्क के मान में वृद्धि, तो टॉर्क क्या बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उत्तर क्या है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे अपने पास DMRC के 75 क्वेश्चन कंप्लीट 2 पार्ट के अंदर। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना और वीडियो लाइक भी करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट करके हमें बता देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।